हम लोग बात कर रहे थे जी यूनिट नंबर 6 की, और इस लेक्चर सीरीज में लास्ट लेक्चर में 6.6 के पहले 7 सवाल किए थे। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं जी क्वेश्चन नंबर 8 से, तो आइए उन्हें देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट हमारे पास क्या है जी? इट सेज के शो दैट द रेसिप्रोकल्स ऑफ द ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। कौन सी ज्योमेट्रिक सीक्वेंस जी? A1 A1R², A1R4 एंड सो ऑन। इस ज्योमेट्रिक सीक्वेंस के रेसिप्रोकल्स फॉर्म अनदर ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, वो एक और ज्योमेट्रिक सीक्वेंस बनाते हैं। इस चीज को हम लोगों ने प्रूव करना है। कैसे करेंगे जी? स्टार्ट करते हैं अपना सॉल्यूशन। अब सबसे पहले क्वेश्चन को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। उसने मुझे एक सीक्वेंस दिया हुआ है, गिवन सीक्वेंस है मेरे पास जी A1 A1R², A1R4 एंड सो ऑन। और डिमांड वो किस चीज की कर रहा है? वो कह रहा है जी रेसिप्रोकल टर्म्स ऑफ द ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, यानी ये इस गिवन सीक्वेंस के रेसिप्रोकल्स की बात है। सो रेसिप्रोकल्स क्या होंगे जी आपके पास? इसके रेसिप्रोकल मेरे पास आ जाएंगे 1/A1, 1/A1R², 1/A1R4 एंड सो ऑन। ये मेरे पास गिवन सीक्वेंस के रेसिप्रोकल्स आ जाते हैं। लेकिन इधर एक बात जहन में रखिएगा, यहाँ पे जो मेरा R है वो नॉन जीरो होगा। कॉमन रेशियो का नॉट बी जीरो। क्यों? क्योंकि अगर R जीरो हो गया, एनीथिंग ओवर जीरो अनडिफाइंड हो जाता है। तो इस रिस्ट्रिक्शन को आप लोगों ने अपने जहन में रखना है। अब हमने करना क्या? प्रूव मैंने ये करना है कि ये जो मेरे पास सीक्वेंस आई है रेसिप्रोकल्स की, इसको मैंने ज्योमेट्रिक प्रूफ करना है। और ज्योमेट्रिक प्रूफ करने का क्या क्राइटेरिया था हमारे पास? हम लोगों ने ये बात कही थी कि ज्योमेट्रिक सीक्वेंस वो सीक्वेंस होती है जिसमें हर दो कंसेक्टिव टर्म्स की रेशियो थ्रू आउट द सीक्वेंस कॉमन हो। तो हम यही चीज इधर भी चेक कर लेते हैं। मेरी रेशियो सेकंड टर्म की फर्स्ट टर्म से देखते हैं जी इस रेसिप्रोकल के लिए क्या आती है। सेकेंड टर्म मेरी है जी 1/A1R²। इसको मैंने डिवाइड करना है फर्स्ट टर्म जो कि क्या है 1/A1। अब डिवाइड को कैसे सोल्व करते हैं जी? हम लोग डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं, तो आफ्टर डिवीजन वाली टर्म हमारे पास उलट जाती है, रेसिप्रोकेट हो जाती है। अब यहाँ पे ये A1 से कैंसिल हो गया। आपके पास क्या बच गई जी? रेशियो A2 की A1 के साथ वो आगे ऊपर आ गया 1/R², 1/R²। इसको मैं नाम दे लेता हूँ जी 1 का। ये मेरे पास रेशियो आ गई है सेकंड टर्म की फर्स्ट टर्म के साथ 1/R²। अब यही चीज मैं थर्ड की सेकंड से चेक करूंगा। अगर थर्ड टर्म जो कि रेसिप्रोकल में 1/A1R4 है, इसकी रेशियो सेकंड के साथ भी यही आ गई, तो क्लियरली रेशियो सेम मूव कर रही है। दैट मीन्स के ये रेसिप्रोकल वाली सीक्वेंस भी क्या होगी? ज्योमेट्रिक होगी। तो चेक कर लेते हैं इस बात को। अब मेरी थर्ड टर्म क्या है जी? A3, उसकी A2 से रेशियो लेनी है। A3 मेरे पास है 1/A1R4, रेशियो सेकंड टर्म से लेनी है। सेकंड टर्म है 1/A1R का स्क्वायर। कैसे करेंगे जी? ये मेरे पास फर्स्ट टर्म 1/A1R4 आ जाएगी एज इट इज। डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करने पे बाद वाली रकम क्या हो जाती है? उलट जाती है। अब क्लियरली यहाँ पे मेरे पास एक A1 से कट रहा है, ये R के स्क्वायर है, तो 4 में से 2 R बीच से कैंसिल हो जाएंगे। कैंसिल करने के बाद मेरे पास A3 की A2 के साथ रेशियो अगेन ऊपर बच गया 1 ओवर में 4 में से 2 R कट गए, पीछे R के स्क्वायर बच गए, 1/R² ही आ जाती है, इसको 2 कह देते हैं। और यही रेशियो मैंने सेकेंड की फर्स्ट के साथ कैलकुलेट की थी। तो यहाँ पे रेशियो मेरे पास कंसेक्टिव टर्म्स की सेम आ गई है। और ये क्या इंडिकेट करती है? इट इंडिकेट्स कि ये रेसिप्रोकल वाली सीक्वेंस जो है ये भी एक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है। इसी बात को लिख देते हैं। कैसे जी? कि एज मेरी रेशियो सेम आ रही है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 1/A1, 1/A1R² एंड 1/A1R4 एंड सो ऑन बनने वाली सीक्वेंस भी क्या है जी? इज ऑल्सो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, कि ये सीक्वेंस भी ज्योमेट्रिक है। और यही बात हमने प्रूव करनी थी। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। स्टेटमेंट मेरे पास क्या है जी? फाइंड द nth टर्म ऑफ द ज्योमेट्रिक सीक्वेंस इफ A5 की A3 से रेशियो 4/9 है एंड A2 इटसेल्फ 4/9 है।
तो मैंने फाइंड करनी है जी nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस। स्टार्ट करते हैं अपने सॉल्यूशन को। मैंने an फाइंड करनी है और ज्योमेट्रिक सीक्वेंस के लिए हम लोगों ने an का क्या फॉर्मूला पढ़ा हुआ था? हम लोगों ने an का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है a1 r की पावर n-1। मुझे फर्स्ट टर्म चाहिए और कॉमन रेशो r चाहिए, जो दोनों चीज़ें मुझे गिवन नहीं है। तो मैं इन गिवन से अपनी रिक्वायर्ड चीज़ें फाइंड करूंगा। तो करते हैं जी इसको फाइंड। मुझे गिवन है a5 की रेशो a3 के साथ। इस फॉर्मूला के मुताबिक मेरी a5 क्या बनेगी? वो बनेगी a1 r की पावर 4। मेरी a3 क्या बनेगी? a3 वुड बिकम a1 r का स्क्वायर। और उसके बाद a2 की बात करूं वो क्या बनेगी? वो बनेगी जी a1 r। अब सारी वैल्यूज मैं गिवन कंडीशंस के अंदर यूज करता हूँ। मुझे गिवन है जी मेरी a5 की रेशो a3 के साथ। a5 बनती है a1 r4 जबकि a3 बनती है a1 r स्क्वायर इक्वल्स किसके गिवन है जी? 4/9 एज इन द क्वेश्चन। अब यहाँ पे मेरे पास ये a1 के साथ कैंसिल हो जाता है। r का स्क्वायर है तो 2r कैंसिल होने के बाद मेरे पास बच जाएगा r का स्क्वायर इक्वल्स टू 4/9। स्क्वायर है, मुझे r चाहिए कॉमन रेशो। कैसे निकलेगी जी? बोथ साइड्स का स्क्वायर रूट लेकर। तो इधर भी स्क्वायर रूट, यहाँ पे भी। और एक बात हम लोग जानते हैं कि जब भी स्क्वायर रूट लें तो प्लस माइनस आ जाता है। अब यहाँ पे ये स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल, तो मेरे पास आ जाएगा r इक्वल्स प्लस माइनस 4 का अंडर रूट 2 और 9 का अंडर रूट 3। यानी r की दो वैल्यूज आ गई हैं मेरे पास, प्लस का 2/3 एंड माइनस का 2/3। दोनों के लिए मेरे पास दो डिफरेंट सीक्वेंसेस बनेंगी। देख लेते हैं। तो पहले मैं बात कर लेता हूँ जी किसके लिए? फॉर r इज इक्वल्स टू प्लस 2/3। इसके लिए मेरे पास क्या होगा जी? मैं अब सेकंड कंडीशन को यूज करता हूँ। a2 4/9 है। a2 बाय द फॉर्मूला a2 इक्वल होती है a1 r के, और ये मुझे इक्वल है 4/9 के। इधर r की वैल्यू मैं जानता हूँ, क्या है जी? 2/3। तो क्या होगी मेरे पास? a1 r की जगह पे आ जाएगा 2/3 इक्वल्स टू प्लस का 4/9 विल रिमेन सेम। ये 3 डिवाइड हो रहा है राइट पे जाके मल्टीप्लाई, और 2 जो मल्टीप्लाई हो रहा है राइट पे जाके डिवाइड करने पे मेरे पास a1 इक्वल आ जाएगा 4/9। 3 मल्टीप्लाई हो गया और 2 इधर आके क्या हो गया? डिवाइड। अब यहाँ पे 2 1 2 2 2 4 3 1 3 3 3 9। तो मेरे पास a1 भी किसके इक्वल आ गई जी? 2/3 के। यानी जब मेरी r की वैल्यू प्लस का 2/3 है, मेरा a1 भी प्लस का 2/3 ही आ रहा है। r की एक वैल्यू और निकाली थी, माइनस का 2/3। उसके लिए भी बात कर लेते हैं कि अगर मेरी r की वैल्यू -2/3 हो तो देन मेरे पास जो a2 का फॉर्मूला था वही a1 r इक्वल होगी 4/9 के। a1 के और r की जगह ये वैल्यू पुट कर दें तो मेरे पास क्या आ जाएगा? आई विल हैव a1 r की जगह -2/3 इक्वल्स टू 4/9। अगेन सेम स्टोरी, 3 डिवाइड उधर मल्टीप्लाई, 2 मल्टीप्लाई राइट पे जाके डिवाइड होगा। तो मेरे पास आ जाएगा a1 इक्वल 4/9 मल्टीप्लाई होगा 3/2 से, और माइनस साइन भी इसके साथ ही शिफ्ट हो गया। अब अगेन ये 2 1 2 2 2 4 3 1 3 3 3 9। तो मेरे पास अगेन a1 की वैल्यू 2/3 ही आ रही है, लेकिन माइनस की। देयर वाज अ माइनस विद द 3/2। यानी कि जब मेरा r प्लस का 2/3 है, मेरा a1 प्लस का 2/3 आ रहा है, और जब मेरा r माइनस का 2/3 है तो मेरा a1 भी क्या आ रहा है? माइनस का 2/3। यानी दोनों के कोरस्पॉन्डिंग मेरे पास दो डिफरेंट nth टर्म्स बनेंगी। फॉर्मूला an का था a1 r की पावर n-1। लिखते हैं और वैल्यूज पुट करते हैं। वी नो के an इक्वल है a1 r की पावर n-1 के। मुझे an चाहिए, a1 2/3 निकली है इस केस में, और r भी मेरे पास 2/3 ही है इस केस में, पावर n-1। सेम बेसिस मल्टीप्लाई हो रही हो तो पावर्स क्या हो जाती हैं जी? बिल्कुल ऐड होती हैं। तो आपके पास आ जाएगा 2/3, इसकी पावर में कुछ नहीं नजर आ रहा, सो देयर इज 1, इसमें ऐड हो जाएगा n-1। तो -1 + 1 से कटा, और an की वैल्यू क्या आ गई जी? 2/3 की पावर n। तो ये मेरे पास एक an की वैल्यू आ जाती है। किस केस में? जब मेरा r और a1 दोनों प्लस के 2/3 थे। दूसरे केस में भी कैलकुलेट कर लेते हैं जी।
ए एन का वही फॉर्मूला है a1 r की पावर n-1 और मैंने ए एन मालूम करना है। यहाँ पे a1 माइनस का 2/3 है और r माइनस के 2/3 के लिए क्या था जी, r भी माइनस का 2/3 ही था। सो ये -2/3 और पावर में n-1। अगेन मेरे पास सेम बेसिस मल्टीप्लाई और यह -2/3 इस बार बेस है तो पावर्स क्या होंगी, सिमिलरली ऐड ही करेंगे, मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो ये भी मेरे पास मल्टीप्लाई करने पे -2/3 की पावर क्या आ जाएगी, n आ जाएगी फॉर द सेकंड केस। सो दिस इज द वैल्यू फॉर an। तो मैंने दोनों केसेस के लिए अपनी an कैलकुलेट कर ली। जब r प्लस का 2/3 हो तो मेरा an प्लस के 2/3 की पावर n है, और जब मेरा r माइनस का 2/3 है देन मेरी an -2/3 की पावर n आती है। सो यहाँ से मेरे पास r के दो केसेस बने जिनके लिए मेरी दो डिफरेंट ans हमने मालूम की हैं। इस लेक्चर के लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। कहता है फाइंड 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन whose sum is 26 and product is 216। दो कंडीशंस मुझे गिवन है और किस सीक्वेंस के लिए जी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के लिए मैंने वो टर्म्स फाइंड करनी है। स्टार्ट करते हैं जी अपने सॉल्यूशन को। मैं फर्ज कर लेता हूं कि जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की मेरे पास टर्म्स हैं वो किस तरह की होती हैं, वो आप लोग जानते हैं कि दे हैव अ कॉमन रेशियो। अब वो हम अपनी मर्जी के मुताबिक डिसाइड कर लेते हैं, अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग। मैं चाहूं तो a1r और a1r स्क्वायर को लेट करके कर सकता हूँ। क्लियरली ये हमारे पास एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है विद कॉमन रेशियो r। मैं अगर चाहूं तो इसके बजाय अल्टरनेटिवली इसको a1 ओवर r, a1 और a1r भी लेट कर सकता हूँ। ये हमारी चॉइस है, बट हियर इन दिस केस मुझे ये सेकंड वाला केस कन्वीनियंट लग रहा है। क्यों कन्वीनियंट लग रहा है, जब मैं सॉल्यूशन स्टार्ट करूंगा आपको इसका आइडिया हो जाएगा। सो हम लोग सेकंड को ही यूज करेंगे। तो इसको इस्तेमाल करते हुए लिख लेते हैं जी बी द कि ये मेरे पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स हैं। अब गिवन कंडीशंस क्या, दो कंडीशंस हैं आपको गिवन। पहली कंडीशन उसने आपको क्या दी हुई है जी कि सम आपका 26 है, सेकंड है कि प्रोडक्ट इसका इन तीनों टर्म्स का 216 है। तो इन्हीं को इस्तेमाल करेंगे। सो देन क्या होगा जी, मेरे पास a1 ओवर r प्लस a1 प्लस a1r इक्वल आ गया 26। इस कंडीशन को मैं नाम दे देता हूं 1 का। सेकंड कंडीशन प्रोडक्ट से मुतल्लिक है, इसका मतलब कि a1 ओवर r की प्रोडक्ट a1 के साथ और फिर a1r से रिजल्ट करती है किसके, 216 के। अब इस प्रोडक्ट में क्या नजर आ रहा है जी कि मेरा ये r ऊपर नीचे कैंसिल हो गया, और यही वो वजह थी जिसके लिए मैंने अपने टर्म्स को इस फॉर्म में लेट किया। कैंसिल करने के बाद जो चीज मेरे पास बची वो a1 का प्रोडक्ट है, और ये क्या रिजल्ट करता है, a1 का क्यूब इक्वल्स टू 216। तो इसमें से r एलिमिनेट हो गया, मुझे r के साथ अब डील नहीं करना पड़ेगा। सो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि इस फॉर्म में जीपी लेट करने की क्या वजह थी। ये आ जाएगा जी a1 का क्यूब और 216 हमारे पास 6 का क्यूब होता है। अब इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करके देख सकते हैं इसको इजीली। अब नेक्स्ट क्या होगा जी, ये a1 का क्यूब 6 क्यूब प्लस लेफ्ट में आके माइनस इक्वल टू 0, a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये फॉर्मूला याद होगा, लेकिन आप लोगों की याद दहानी के लिए एक बार लिख भी देता हूँ कि a क्यूब माइनस b क्यूब इक्वल होता है a माइनस b इंटू ए का स्क्वायर प्लस ए बी एंड प्लस बी के स्क्वायर के। तो ये फॉर्मूला है जिसको यहाँ पे हम लोग इस्तेमाल करेंगे। ए की जगह पे मेरे पास a1 और b की जगह पे 6 है। सो द फॉर्मूला विल बिकम a माइनस बी इंटू ए का स्क्वायर प्लस ए बी यानी 6a1 और प्लस b का स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर 36 इक्वल्स टू 0। अब दो फैक्टर्स की प्रोडक्ट 0 आ रही है, तो मेरे पास a1 माइनस 6 0 होगा, या फिर मेरे पास a1 का स्क्वायर प्लस 6a1 प्लस 36 इक्वल होगा 0 के। यहाँ हो सकता है दोनों ही 0 हो। तो पहले फैक्टर से मेरे पास a1 की वैल्यू क्या आ जाती है जी, 6 आ जाती है। सेकंड फैक्टर को हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। क्यों जरूरत नहीं है,
कि इसको सोल्व करने से मेरे पास मल्टीपल रूट्स निकल आएंगे, क्वेश्चन की लेंथ काफ़ी एक्सटेंड हो जाएगी और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू में हमें इसको करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यूजुअली लॉन्ग क्वेश्चन आता है और वो इसके बगैर भी कंप्लीट सोल्व करने पे हमें नंबर मिल जाते हैं। लेकिन अगर आप लोग इसको सोल्व करना चाहते हैं तो यू मे ट्राई, आप इसे कर सकते हैं, यू विल फाइंड द रूट्स। और अगर इसको करने के बाद आप लोगों को कोई मसला हो, आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ भी सकते हैं। सो हम a1 की वैल्यू 6 का ही इस्तेमाल करते हुए जो है अपनी टर्म्स फाइंड करते हैं। अब मेरे पास a1 की वैल्यू 6 आ गया, इसको मैं अपनी कंडीशन 1 में यूज करूंगा। व्हाट विल आई राइट? आई विल राइट पुट a1 इज इक्वल्स टू 6 इन 1। ये जो 1 हम लोगों ने कंडीशन बना के रखी हुई थी, तो a1 की जगह पे आ जाएगा 6 ओवर में r प्लस a1 की जगह पे 6 प्लस 6r इक्वल्स टू 26। ये मेरे पास इसके अंदर a1 की वैल्यूज पुट करने पे ये इक्वेशन आ जाती है। सिंप्लीफाई करें इसको, सबसे पहले फ्रैक्शन एलिमिनेट करनी है। फ्रैक्शन को एलिमिनेट करना है, डिनोमिनेटर में r आ रहा है, चाहे तो आप एलसीएम ले लें या चाहे पूरी इक्वेशन को r से मल्टीप्लाई करवा दें। मैं यहाँ पे सारी इक्वेशन को r से मल्टीप्लाई करवा देता हूँ। सो मल्टीप्लाइंग, r से मल्टीप्लाई करने पे फर्स्ट टर्म का ओवर का r कैंसिल होने पे आई विल हैव 6 प्लस सेकंड टर्म में आ जाएगा 6r और थर्ड टर्म में 6r का स्क्वायर, क्योंकि r जब r से मल्टीप्लाई होगा विल गेट r स्क्वायर। और राइट साइड पे मेरे पास 26 के साथ क्या आ जाएगा r। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती हुई नजर आ रही है हमें, तो सारी टर्म्स लेफ्ट पे राइट साइड पे 0 और स्टैंडर्ड फॉर्म में लाते हैं। क्या होगा जी? ये आ जाएगा 6r स्क्वायर प्लस 6r और ये 26r जो राइट पे प्लस का लेफ्ट पे आके क्या हो जाएगा जी माइनस का प्लस 6 इक्वल्स टू 0। मेरे पास आ जाएगा जी 6r का स्क्वायर, 6r माइनस 26r, ऑपोजिट साइन का सब्ट्रैक्शन होगी और बड़ी वैल्यू का साइन, 26 में से 6 निकालने पे 20r आ जाएंगे प्लस का 6 इक्वल्स टू 0। अब इस सारा में हमें 2 कॉमन नजर आ रहा है, तो सारी इक्वेशन को 2 पे डिवाइड करवा देते हैं। यू विल राइट डिवाइडिंग, तो क्या होगा जी? ये 2 पे डिवाइड करने पे मेरे पास आ जाएगा 3r स्क्वायर, 2 पे डिवाइड करने पे आई विल गेट व्हाट 10r और प्लस 6 को 2 पे डिवाइड करने पे 3 इक्वल टू 0। ये मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के हम लोगों ने मल्टीपल वेज सीखे हुए हैं, जिनमें फैक्टराइजेशन, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और कंप्लीटिंग स्क्वायर आपके पास 3 मेन है। यहाँ पे मैं क्या इस्तेमाल करूंगा? आई विल गो विद द फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। फर्स्ट और लास्ट टर्म तो आएगी वैसे, इक्वल टू 0 का हमारा फैक्टराइजेशन में कोई रोल नहीं। माइनस का 10r, इसको मैं ब्रेक करूंगा माइनस के 9r और माइनस के 1r में। -9 -1 I'll get -10 एंड माइनस माइनस प्लस 9 1s are 9 प्रोडक्ट रिजल्ट करती है। अब ये मेरे पास फैक्टर्स आए हैं, यहाँ पे पहले 2 पेयर्स में 3r कॉमन आ रहा है, तो फर्स्ट में से बचा r माइनस सेकंड में से r कॉमन, और 3 के टेबल में 9 कहाँ पे आता है जी 3 पे। सेकंड पेयर में कुछ कॉमन है, सो टेक -1 कॉमन, अंदर बच जाएगा r और माइनस साइन कॉमन लेने पे अंदर साइन चेंज 3 इक्वल टू 0 आ गया मेरे पास। अब क्लियरली r माइनस 3 मेरे पास सेम आ रहा है दोनों टर्म्स में, मींस मेरी फैक्टराइजेशन सही जा रही है। टेक दिस r माइनस 3 कॉमन, तो फर्स्ट फैक्टर में से बचेगा 3r और सेकंड में से -1 इक्वल टू 0। अगेन दो फैक्टर्स की प्रोडक्ट 0 है, तो यहाँ r माइनस 3 इक्वल 0 के होगा, या फिर आपके पास 3r माइनस 1 0 होगा। यह दोनों ही पॉसिबल है 0 के इक्वल। इधर से r की वैल्यू आ जाती है 3 एंड फ्रॉम हेयर 3r इक्वल 1 -1 राइट में जाके प्लस, और जो 3 मल्टीप्लाई आ रहा है राइट पे जाके 1 के नीचे क्या होगा डिवाइड। सो r की 2 वैल्यूज मेरे पास आती हैं जी 3 एंड 1/3। क्वेश्चन में हमने फाइंड क्या करना था? स्टेटमेंट मेरे पास थी कि मैंने ज्योमेट्रिक टर्म्स की सीरीज फाइंड करनी है जो गिवन कंडीशंस को सेटिस्फाई करें। अब मेरे पास उस कंडीशन के तहत a1 की वैल्यू 6 जबकि r की 2 पॉसिबल वैल्यूज आई हैं। मैं इन दोनों पॉसिबल वैल्यूज के अगेंस्ट अपनी टर्म्स फाइंड करूंगा। सो यहां से मेरे पास 2 केसेस बन जाते हैं r की दोनों वैल्यूज के लिए। पहला केस क्या है जी, जब r3 और a1 6 हो, तो देन फर्स्ट टर्म जो मैंने a1 ओवर r लेट की थी वो क्या होगी जी 6/3, और 6 को 3 पे डिवाइड करने पे व्हाट विल आई गेट 2, यानी कि फर्स्ट टर्म मेरे पास 2 आ जाती है। सेकंड टर्म जिसको मैंने a1 कहा था वो तो 6 ही रहेगी,
और थर्ड टर्म जिसको हम लोगों ने A1R कहा था, A1 फर्स्ट टर्म कितनी निकाली थी जी 6 और R कितना है 3, सो 6 3 आर 18, यानी इस कंडीशन के तहत मेरी A3 क्या आ जाती है 18। सो अगर मेरा A1 6 हो और R 3 हो तब मेरी जो कंडीशंस के मुताबिक सीक्वेंस की टर्म्स बनती हैं दे विल बी 2 6 एंड 18। लेकिन अगर R की वैल्यू 1/3 हो तो देन क्या टर्म्स बनेंगी, हम लोगों ने लेट किए थी जो वैल्यूज उनके अंदर पुट करके चेक कर लेते हैं। सो फर्स्ट टर्म को आपने कहा था जी A1 ओवर R, A1 6 है लेकिन सेकंड केस के लिए R कितनी निकली है जी 1/3। सो ये ओवर का 3 हमारे पास कैसे सोल्व होता है, मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, इट विल बिकम 3 ओवर 1, 6 3 आर 18, ओवर में 1 हम लोग लिखते नहीं है। सो ये फर्स्ट टर्म आपके पास 18, सेकेंड टर्म जिसे सिंपली A1 कहा था वो अगेन 6 ही रहेगी, और थर्ड टर्म जिसे हमने A1R लेट किया था यानी वो 6 की प्रोडक्ट 1/3 के साथ, सो 3 1s आर 3 2s आर 6, यानी कि A1R मेरे पास क्या जाती है 2। सो जो गिवन कंडीशंस थी, क्या थी गिवन कंडीशंस, स्टेटमेंट में मेरे पास था कि 3 कंसेक्टिव नंबर्स ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में फाइंड कर रहे हैं जिनका सम 26 और प्रोडक्ट 216 हो, तो मैंने वो फाइंड किए 2 कंडीशंस के अंदर, जब R3 और R 1/3 हो। इस चीज को हम लोग लिख लेते हैं। रिक्वायर्ड टर्म्स आपकी क्या क्या होंगी जी, 2 तरह की पॉसिबल है। फर्स्ट केस ये कि वो आपके पास 2 6 एंड 18 हो सकती हैं, और सेकेंडली R की वैल्यू 1/3 के लिए हमने क्या कहा जी, वो कंसेक्टिव टर्म्स आपके पास 18 6 और 2 भी हो सकती हैं, यानी वो असेंडिंग ऑर्डर में भी पॉसिबल है और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी।